हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज की इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर के फिज़िक्स के यूनिट 1 जो चल रहा था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका ये क्लास 4 है। ठीक, बीएससी थर्ड सेमेस्टर में जो बुक चलती है फिज़िक्स की, उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। इसका आप लोगों को मैंने सिलेबस करा दिया है। सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी से सिलेबस मैच कर लीजिए, फिर अगर आपका सिलेबस मैच करता है तो आप मेरी पूरी सीरीज़ को फॉलो कीजिए, आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। मैंने इसका सिलेबस करा दिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट या कह सकते हो चैप्टर मैंने बता दिया है कि कौन सा यूनिट हमें सबसे पहले पढ़ना चाहिए, कौन सा यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसे पढ़कर एग्ज़ाम से में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, कवर करना चाहिए। और उसके अंदर के जो टॉपिक्स हैं जिससे लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। इससे पहले की 3 क्लासेस हो चुकी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस रही हैं। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग मेरे पूरा सीक्वेंस फॉलो करते हैं तो आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा और बढ़िया से नोट्स भी बन जाएगी और आप लोगों को पढ़ने में भी आसानी होगी। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। पूरा आप फिज़िक्स पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, मैथ्स पढ़ सकते हैं, तीनों मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसमें भी मैंने आप लोगों को फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में सब्जेक्ट में सिलेबस प्रोवाइड कर दिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट, चैप्टर, टॉपिक बता दिए हैं। फिर मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊँगी, साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊँगी, उसके आंसर भी प्रोवाइड करूँगी, पेपर भी एनालिसिस करूँगी। तो आप पूरा सेमेस्टर मेरे साथ बने रहिए। बाकी मैं आप लोगों को हर एक चीज़ प्रोवाइड करने वाली, कोई भी एक भी टॉपिक आप लोगों का नहीं छूटने वाला है। बट ट्रस्ट कीजिए, मैं आप लोगों को बेस्ट कंटेंट दूँगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके के पहले जो मैंने आप लोगों को डाइपोल मोमेंट बता दिया है, डाइपोल बता दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। तो मैं कह रही हूँ कि अगर आपने पिछले सारी वीडियोस देखे हैं तभी आप लोगों को ये सब समझ में आने वाला है। यूनिट 1 जो कि फ़िज़िक्स का काफ़ी लेंदी यूनिट है, लेकिन मैं ट्राई करूँगी कम से कम वीडियो बनाने में, ताकि आप लोगों का जल्दी से जल्दी कवर भी हो जाए और आप लोगों को एक भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक ना छूटे। जितने इंपॉर्टेंट है उसको मैं आप लोगों को सीक्वेंस वाइज से कराते हुए चल रही हूँ। ठीक, बाकी जब मैं आप लोगों को वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी तो तब मैं आप लोगों को बताऊंगी भी किससे क्या क्वेश्चन आया हुआ है, और जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है सेम टू सेम वैसे ही आएगा। ठीक, तो हम देखते हैं कि टॉर्क क्या होता है। टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, उसमें जो टॉर्क क्रिएट होता है तो वो कैसे होता है, तो ये देखते हैं। इसमें सबसे पहले इसमें डायग्राम बनाएंगे और आप नोट्स मेरे साथ नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ताकि आप लोगों को जब एग्ज़ाम के टाइम पे कोई भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। इसमें क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह की यूनिफॉर्म है। ठीक, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। बाकी मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सब कुछ अच्छे से पढ़ा दिया है। अब इसमें हम लोग डाइपोल रखेंगे और उसमें देखेंगे कि टॉर्क कैसे क्रिएट हो रहा है। तो एक हम डाइपोल रख लेते हैं। ये क्या है, हमारा डाइपोल है। अच्छे से डायग्राम बनाइएगा तभी आप लोगों को अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। ठीक, इसमें एक तरफ प्लस क्यू चार्ज है और दूसरी तरफ माइनस क्यू चार्ज है। पॉइंट भी ले लेते हैं, ये ए पॉइंट है और इसको देखिए, यहाँ से हम लोग एक, देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ये थोड़ा टेढ़ा है तो कुछ एंगल बना रहा होगा, कुछ एंगल बना रहा है मतलब थीटा एंगल बना रहा है। और इसके अकॉर्डिंग ये जो पॉइंट आएगा ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, इतना समझ लीजिए पहले। और यहाँ पर ओरिजिन रहता है, इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2a है। बाकी मैंने आप लोगों को जब डाइपोल मोमेंट पढ़ाया था उसमें आप लोगों को समझा दिया कैसे डाइपोल क्रिएट होता है। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें हमने डाइपोल रख दिया, एक में पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है। एक पॉइंट ए मान लिया, इधर एंगल करके माना था, वो थीटा एंगल हो गया, और ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया। अब इसमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, ऐसे ऐसे से आ रही है, तो यहाँ से प्लस क्यू चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, और इधर का जो नेगेटिव चार्ज होगा, इधर जो फोर्स लगेगा
मान लो ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, तो इधर जो फोर्स लगेगा, इसकी डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो F2 फोर्स लगेगा, और इधर E प्लस Q, या मतलब इधर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इधर ही लगेगी। लेकिन इधर देखा जाए तो इसमें जो फोर्स होगा, मान लो इधर का फोर्स 1 हो रहा है और इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इधर की तरफ लगेगी, ठीक। तो ये अपोजिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अपोजिट चार्जेस हैं, इसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर लगेगा, फोर्स इधर लगेगा, और इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर लगेगा। जब ये ऐसे ऐसे लगेगा तो कुछ टाइम के बाद ये ऐसे ऐसे रोटेट करने लगेगा, जैसे कि ये है हमारा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ये फोर्स इधर ले जा रहा है, इधर खींच रहा है, और ये वाला इधर खींच रहा है, तो कुछ टाइम के बाद ऐसे ये रोटेट होने लगेगा। यही जो रोटेशन इफेक्ट होता है इसी को हम लोग टॉर्क कहते हैं। सबसे पहले हम इसमें फोर्स निकालेंगे, फिर देखिएगा एफ नेट जो आएगा हमारा, ये एफ नेट जो आएगा फोर्स 1 और फोर्स 2 का एफ नेट 0 आएगा। फिर टॉर्क निकालेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक। सबसे पहले हम फोर्स निकाल लेते हैं, तो इधर का निकालते हैं, फोर्स 1 निकालते हैं। फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज लिखेंगे, फोर्स ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, और बाकी तो मैंने कूलम्स लॉ में आप लोगों को फोर्स निकालना अच्छे से बता दिया है। फोर्स क्या होता था, फोर्स 1 के लिए निकालने तो ये होता था Q इंटू ई, ठीक। और पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स क्या होगा, तो लिखेंगे फोर्स ड्यू टू प्लस Q चार्ज। अब प्लस Q चार्ज के लिए फोर्स कितना हो जाएगा, F2 कितना हो जाएगा, ये देखिए ये F2 चार्ज के लिए मान लेते हैं, इधर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, इसीलिए F1 क्या हुआ QE। अब इसके अपोजिट है तो इधर का फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस QE हो जाएगा। और अगर हम एफ नेट निकालें तो एफ नेट निकालेंगे F1 प्लस F2 ऐड कर देंगे, तो QE माइनस QE ऐड करना है ना, और ये नेगेटिव साइन है तो ये कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। एफ नेट 0 आ जाएगा तो इसका मतलब है टॉर्क किसी भी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं कि एफ नेट इज़ इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। इतना आप लोगों ने समझ लिया। अगर आपको वीडियो एक बार में नहीं समझ में आता, क्योंकि ये फिज़िक्स है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, पीछे कर लीजिए वीडियो और फिर देख लीजिए, तब को आपको समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक। बाकी तो मैं आप लोगों को ईजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। अगर फिर भी कोई मेरी लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है तब भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि मैं आप लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक। तो मैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ, तो आप लोगों को कोई भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। इतना समझ में आया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, टॉर्क निकालेंगे। जब एफ नेट हमारे पास 0 आ गया तो मतलब किसी भी बॉडी में टॉर्क लग रहा है, तो लिखेंगे हेंस देयर प्रोड्यूसेस अ टॉर्क इन अ डायपोल। डायपोल में टॉर्क लग रहा है, इसका मतलब ये हो गया। तो टॉर्क हमने पढ़ा था क्लास 12th में, टॉर्क का फॉर्मूला होता था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता था, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता था, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता था। मैं भी सोच रही हूँ कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके आप लोगों को बताऊँ, ताकि आप लोगों को कुछ भी अगर पहले का याद है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए। बाकी तो मैं आप लोगों को सही पढ़ा रही हूँ। क्या था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, बहुत लोग देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, कोई मतलब ही नहीं है जैसे, ठीक। तो कोई बात नहीं, चलिए पढ़िए, आप लोगों से क्या मतलब है। टॉर्क का फॉर्मूला होता था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क क्या है, फोर्स क्या लगा हमारे पास, अब फोर्स जो लग रहा है वो किसकी डायरेक्शन पे लग रहा है, ये देखिए फोर्स इधर लग रहा है, मतलब EQ हो जाएगा फोर्स की जगह पे, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो इसमें फोर्स की जगह पे लिखेंगे EQ और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। फिर इन ट्राइंगल ABC में, अब ABC ट्राइंगल देखिए, ABC, अब यहाँ पर साइन थीटा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बेस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पर साइन थीटा लगेगा। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर BC अपॉन इसका 2A, ये हो जाएगा BC अपॉन AC हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ही तो होता है साइन थीटा। तो BC की जगह क्या है, BC क्या है, BC की जगह कुछ नहीं है, तो BC एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक।
और AC की जगह पे क्या है, AC की जगह पे डिस्टेंस कितना है हमारा 2a है, तो डिस्टेंस 2a आ जाएगा। इतना आप लोगों को समझ में आया, तो इतना लिखेंगे, ठीक, साइन थीटा की जगह पे। अब हम साइन थीटा क्यों निकाल रहे हैं, अब यहाँ से BC की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू BC बाई 2a। जब हम BC निकालेंगे यहाँ से, तो BC इज इक्वल टू 2a साइन थीटा, ये हमारे पर निकल आया। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब ये सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, क्योंकि हम BC की ज़रूरत थी ना, तो यहाँ से निकाल लिए। तो लिखेंगे पुट इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो टॉर्क क्या आ जाएगा हमारा, EQ 2a साइन थीटा, ठीक, इतना हो जाएगा। और हमने डायपोल पढ़ा है, डायपोल का फॉर्मूला होता था P इज़ इक्वल टू 2AQ, या कह सकते हो Q 2a, ये पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। तो 2AQ की जगह पे P लिख देंगे, तो टॉर्क का नया फॉर्मूला बन जाएगा, टॉर्क इज़ इक्वल टू EP साइन थीटा। देखिए 2AQ की जगह पे हमने P पुट कर दिया, ठीक। तो टॉर्क का फॉर्मूला हो गया टॉर्क इज इक्वल टू EP साइन थीटा, जिसे हम लिख सकते हैं PE साइन थीटा, ठीक। और हम जानते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट जानते हैं कि A क्रॉस B क्या होता है, वो होता है AB साइन थीटा एन कैप होता है। आप लोगों ने वेक्टर फॉर्म में तो पढ़ा ही होगा ना, तो A क्रॉस B क्या होता है, AB साइन थीटा एन कैप। तो टॉर्क का वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे, तो PE दिया गया है, तो मतलब P कैप, अरे P वेक्टर इंटू E वेक्टर। तो ये फाइनल फॉर्मूला हो गया टॉर्क का वेक्टर फॉर्म में। तो लिख देंगे टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म। फॉर्मूला शीट में इसको और इसको, ये दोनों फॉर्मूला को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। कौन कौन फॉर्मूला शीट बना रहा है आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, वीडियो को पॉज करके। फिर हम लोग देखेंगे, दो केसेस देखेंगे, कहाँ पर टॉर्क मैक्सिमम होता है और कहाँ पर टॉर्क मिनिमम होता है। मैक्सिमम कब होगा, अब इधर ये वहाँ पर देखिएगा, मैक्सिमम कब होगा, जब ये 90 डिग्री पे होगा, एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। ये मान लीजिए ये ऐसे हो गया, तो ये जब 90 डिग्री में होगा, तब थीटा हमारा 90 डिग्री का होगा, तो मैक्सिमम टॉर्क होगा। और जब मिनिमम टॉर्क कब होगा, जब हमारा इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा। मान लो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो गया, तो टॉर्क मिनिमम हो जाएगा। एक कंडीशन और है कि अगर हम डायपोल को परपेंडिकुलर रखते हैं तो थीटा 90 हो जाएगा, तो हमारा मैक्सिमम आ जाएगा। अगर हम डायपोल को पैरेलल रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो वो हमारा थीटा 0 डिग्री हो जाएगा और हमारा टॉर्क मिनिमम हो जाएगा। तो दो केसेस बनेंगे, तो डाल लीजिएगा केस 1, केस फर्स्ट लिखेंगे फॉर मैक्सिमम टॉर्क। हमें मैक्सिमम टॉर्क को निकालना है, तो साइन थीटा कितना होना चाहिए, वो +1 होना चाहिए। और साइन थीटा 1 कब होगा, साइन थीटा 1 होता है साइन 90 डिग्री में, मतलब थीटा हमारा 90 डिग्री होना चाहिए, तब हमारा टॉर्क मैक्सिमम निकलेगा। टॉर्क मैक्सिमम निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया PE साइन 90, ठीक। और इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, इफ़ डायपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जब डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा जाएगा, तब हमारा ये मैक्सिमम वाला केस बनेगा। मैं आप लोगों से आशा करती हूँ कि आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते हुए चल रहे होंगे, क्योंकि अभी नोट्स बनाएंगे ना, तो एग्ज़ाम के टाइम पे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंड सेमेस्टर में बहुत सारे स्टूडेंट ने स्टार्टिंग से नोट्स नहीं बनाया था। मैं बार बार कहती थी कि स्टार्टिंग से नोट्स बनाते हुए चलिएगा, और लास्ट टाइम में वो मुझसे नोट्स मांगते हैं, तो मैं कहाँ से ला के दूँ नोट्स। मैंने जितने भी नोट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट जितने विषय मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ, ताकि आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा नोट्स की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं कह रही हूँ कि अगर आपने फिर भी नहीं स्टार्ट किया है अभी, तो अभी भी टाइम है, आप वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए, कॉपी पेन ले लीजिए, नोट्स बनाते हुए चलिए। और यही जो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बता रही हूँ, यही सब एग्ज़ाम में लिखने भी होंगे। जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊँगी ना, तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी भी यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर भी है। तो मैं आप लोगों को सब कुछ उतना ही पढ़ाती हूँ जितना आप लोगों की
एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ के क्या करेंगे, आप लोगों को एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन करना है ना। जैसे मैंने आप लोगों को जैसे मैंने बताया हुआ है कि मैंने अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन करे थे, कुछ टिप्स और ट्रिक्स लगाई थी, तो वैसे आप लोगों को भी बताते चल रही हूँ मैं स्टार्टिंग से कि आप लोग ये चीज़ फॉलो कीजिए, आपके भी अच्छे मार्क्स आएंगे, बस ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ठीक, केस 1 हो गया। अब केस 2 निकालते हैं। जब टॉर्क मिनिमम होगा तो लिखेंगे फॉर मिनिमम टॉर्क के लिए जो साइन थीटा होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। और साइन थीटा 0 कब होता है, साइन 0 पे साइन थीटा 0 हो जाता है 0 डिग्री पे। तो थीटा कितना हो जाएगा हमारा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो टॉर्क मिनिमम कितना हो जाएगा, टॉर्क मिनिमम इज इक्वल टू PE साइन 0, मतलब टॉर्क मिनिमम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला शीट में नोट कर लीजिएगा कि टॉर्क मैक्सिमम पे कितना होता है, मिनिमम पे कितना होता है। तो इसमें भी लिखेंगे इफ डायपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रख देते हैं तो हमारा जो टॉर्क होगा वो हमारा 0 आ जाएगा। होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। ठीक, अगर आप लोगों को एक बार में नहीं समझ में आ रहा, आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसमें एक चीज़ और बचा है, मैं सोच रही हूँ उसको भी बता दूँ, कभी कभी न्यूमेरिकल में पूछ लिया करता है। तो हेडिंग डालेंगे वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल, या कह सकते हो टॉर्क इन अ डायपोल, कुछ भी कह सकते हो। वर्क डन टू रोटेट द डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी कह सकते हो। ठीक, बहुत अलग अलग लैंग्वेज से होता है, लेकिन बस इतना समझिए डायपोल में कितना वर्क डन हो रहा है किसी भी टॉर्क को क्रिएट करने के लिए। तो आप डाल लीजिएगा वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल, ये डाल लीजिएगा वर्क डन टू रोटेट द डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी ना। तो वही चीज़ मैं अलग से टॉपिक नहीं बनाती हूँ, बस उसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को बता देती हूँ ताकि आप लोगों रिलेट करके लिख सके। ठीक, अब इसमें कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया था एंगल थीटा लिया था। अब इसकी में वजह से जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, डी थीटा। अगर हम छोटा सा वर्क डन निकालें इसमें, अगर हम इसमें छोटा सा एंगल निकालें जैसे कि थीटा है, तो छोटे एंगल के लिए पहले वर्क डन निकालेंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे तो बड़े एंगल के लिए वर्क डन निकल जाएगा। ठीक, तो हमारे पास वर्क डन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये जो टॉर्क क्रिएट हो रहा है इनटू डी थीटा, इसमें जो हमारा वर्क लग रहा है, एंगल जो उसमें लग रहा है। तो यहाँ पर डालेंगे स्मॉल वर्क डन के लिए निकालेंगे तो लिखेंगे फॉर स्मॉल वर्क डन, हमारा जो हो जाएगा स्मॉल वर्क डन के लिए DW होता है। और स्मॉल एंगल के लिए स्मॉल एंगल क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं सिंस DW इज इक्वल टू टॉर्क डी थीटा, ये हो गया स्मॉल वर्क निकालना है। ठीक, अब हमें कंप्लीट वर्क निकालना है, तो कंप्लीट वर्क निकालने के लिए इंटीग्रेट करते हैं। तो लिखेंगे ऑन इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें इंटीग्रेशन साइन लगा देंगे, ये हो जाएगा। हमने अभी पढ़ा टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, PE साइन थीटा, तो ये इसकी जगह पे लिख देंगे PE साइन थीटा और डी थीटा एज इट इज़। अब यहाँ पर देखिएगा कुछ ना कुछ यहाँ पर लिमिट भी तो आएगी, तो यहाँ पर लिमिट जो आएगी वो θ1 से θ2 की लिमिट आएगी। हमने पढ़ा है ना कि अभी टॉर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, PE साइन थीटा पढ़ा है ना। किसी को कन्फ्यूज़न हो रही है तो मैं बता दे रही हूँ कि टॉर्क की जगह पे मैंने PE साइन थीटा लिखा है, और लिमिट जो होगी स्मॉल θ1 से θ2 हो जाएगी। ठीक, जब हम लोग इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा W, और ये PE जो है ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक, ये हो गया। और यहाँ से लिमिट क्या आएगी, θ1 से θ2 लिमिट जा रही है। ठीक, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, वर्क डन हो जाएगा। ये माइनस को बाहर ले लेते हैं, माइनस PE हो जाएगा। और इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब cos θ2 माइनस cos θ1
1 ये हो जाएगा। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन को हटाना है तो PE लिखेंगे, cos थीटा 2 है तो उसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो ये वर्क डन का ये भी फॉर्मूला हो गया, ये भी फॉर्मूला हो गया। दोनों फॉर्मूला अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना ये टॉर्क क्या होता है रोटेटिंग डायपोल में। देख लीजिए एक बार फिर से, मैं आप लोगों को समझा दे रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। टॉर्क इन रोटेटिंग डायपोल हमें निकालना था। हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, एक तरफ +Q चार्ज ले लिया, एक तरफ -Q, और कुछ एंगल थीटा पे है। इसकी वजह से फोर्स इधर जा रहा है, इसकी वजह से फोर्स इधर जा रहा है। जब ये दोनों मूव करेंगे तो ये एक डायपोल जो होगा वो रोटेट करने लगेगा, तो जिसकी वजह से बॉडी में टॉर्क लगेगा। फिर हमने फोर्स निकाला, F नेट 0 आ रहा है तो इसका मतलब है टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। हमने पढ़ा टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC था, BC निकालने के लिए ट्राइंगल में साइन थीटा लगाया, फिर BC की वैल्यू उठा करके फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी, हमारे पास निकल आया। और हमने डायपोल मोमेंट पढ़ा है 2AQ, तो इस इक्वेशन में डायपोल मोमेंट लगा दिया, तो लिख दिया, मतलब P = 2AQ की जगह ये लिख दिया। ठीक, 2AQ की जगह हमने 2AQ की जगह P लिख दिया। ठीक, और इसको सॉल्व करेंगे तो PE साइन थीटा हो जाएगा। ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है। अगर वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो हम जानते हैं A क्रॉस B क्या होता है, AB साइन थीटा n कैप होता है। तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। और ये भी फॉर्मूला ध्यान में रख लीजिएगा कि ये भी फॉर्मूला है, ये वाला मेन तो यही है। ठीक, टॉर्क निकालने का। फिर इसके बाद हमने क्या निकालना आप लोगों को बताया कि मैक्सिमम टॉर्क 90 डिग्री पे होगा जब थीटा डिग्री होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। फिर उसके बाद मिनिमम टॉर्क बता दिया कि वो थीटा जब 0 डिग्री होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल डायपोल को रखा जाएगा तब हमारा मिनिमम टॉर्क निकलेगा। फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल। अब उसमें जो वर्क हो रहा है, स्मॉल वर्क डन निकालेंगे तो DW होता है, स्मॉल एंगल के लिए निकालें D थीटा होता है, और स्मॉल वर्क डन टॉर्क इंटू D थीटा। कंप्लीट के लिए निकालेंगे तो इसको इंटीग्रेट करके इसको सॉल्व कर लिया। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं, आप वीडियो को ज़रूर बताइए करिए। आप लोगों का रिव्यू मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मैं आप लोगों को जो पढ़ा रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इसके बाद जो हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। जब यूनिफॉर्म स्फीयर दिया जाए तो उसमें 3 कंडीशन बनती है। एक, अगर चार्ज आउटसाइड द स्फीयर हो, अगर चार्ज इनसाइड द स्फीयर हो, या सरफेस पे ही चार्ज हो, तब हम लोगों के क्या होता है। ठीक, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको अलग अलग तरीके से बहुत बार पूछा गया है। तो क्या है, लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। कभी ये क्वेश्चन बन जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए। तो कभी एक क्वेश्चन और बन जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर। ठीक, और कभी कभी पूछ लेता है कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल के बारे में, आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ लिया करता है, तो लेकिन जो इसका आंसर है वो सेम ही है। तो देखते हैं, इसमें जो है 3 केसेस बनते हैं। पहला केस क्या होता है, सबसे पहला केस लिखेंगे, व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द स्फीयर, जिसमें R जो होता है वो ग्रेटर होता है और OP = R होता है। इसका डायग्राम ध्यान से देखिएगा, बाकी मैं बाद में नहीं बताने वाली हूँ। पहले देखिए, हमारे पास ये क्या है, स्फीयर है। ठीक, इसकी ओरिजिन O है जिस पे +Q चार्ज रखा हुआ है। ठीक, यहाँ पर उसके सराउंडिंग पे चार्ज
प्रेजेंट है, अंदर नहीं है, बाहर है। ठीक, चार्ज कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, मतलब यूनिफॉर्मली पूरे जो स्फीयर है उसके बाहर बाहर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर है। ठीक है, फिर एक पॉइंट P है जो कि स्फीयर से बाहर रखा गया है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। यहाँ पर पॉइंट कर लेते, पास कर लेते, क्योंकि बहुत बड़ा डायग्राम बन जाएगा फिर। ठीक, तो ये पॉइंट P है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, Q से स्फीयर तक की डिस्टेंस कैपिटल R है, और पॉइंट P तक की डिस्टेंस स्मॉल r है। ठीक, अब इसको जो पॉइंट P से लेकर के ये एक हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गॉसियन, GAUSSIAN, गॉसियन सरफेस है। इतने समझ में आए। ये हमारे पास स्फीयर है जिसमें प्लस Q चार्ज रखा है ओरिजिन पे, ओरिजिन से लेकर के सरफेस की यहाँ तक की डिस्टेंस, इसका रेडियस R है, और O से लेकर के P तक की डिस्टेंस OP इज इक्वल टू स्मॉल r है। ठीक, तो ये जो पॉइंट P रखा गया है यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ये पॉइंट P पे कुछ एरिया लेंगे। कैसा एरिया लेंगे, कुछ स्मॉल एरिया लेंगे, जिसकी वजह से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसे जाएगी। ठीक, तो ये एरिया को हम मान लेते हैं कि DA है, मतलब एक स्मॉल एरिया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के उसी के लाइन पे है, तो हमारा थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक, और इधर हमारा DA भी हमारे पास एरिया की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो इधर हो जाएगी। हमारे पास DA स्मॉल एरिया लिया, थीटा 0 डिग्री है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो DA की डायरेक्शन भी इधर हो जाएगी। तो हम लोग इसमें लिखिएगा कि लिखना चाहते हैं तो मैं बोल रही हूँ, लिख देती हूँ क्या, मैं बोल देती हूँ, नहीं तो बहुत ही टाइम कंज्यूम हो जाएगा। इसमें फ्लक्स निकालना है, तो लिख दीजिएगा वी ड्रॉ गॉसियन सरफेस थ्रू, लिख देती हूँ। अच्छा चलिए, वी ड्रॉ गॉसियन सरफेस थ्रू पॉइंट P से हमने एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ किया। पहले अच्छे से डायग्राम देख लीजिए। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। ठीक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लोगों ने क्लास 12 में पढ़ा होगा ना, और स्मॉल एरिया के लिए निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेंगे, तो स्मॉल एरिया के लिए निकालेंगे। फॉर स्मॉल एरिया DA इलेक्ट्रिक flux is given by d phi e, जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, मतलब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसमें से पास आउट हो रही है। ठीक, उसका फॉर्मूला था E इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस DA स्मॉल एरिया के लिए, और हम जानते हैं कि यहाँ पर थीटा 0 डिग्री है, तो ये होता था EDA cos 0 डिग्री। ठीक, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा d phi e आ जाएगा, और cos 0 कितना होता है, 1 होता है। cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो EDA यहाँ पर लिख दीजिएगा cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया स्मॉल एंगल के लिए। अब हमें स्मॉल एंगल के लिए चाहिए, तो स्मॉल एरिया के लिए दिया गया था, तो हम अभी कंप्लीट एरिया के लिए निकालना है। तो लिखेंगे फॉर कंप्लीट एरिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, आगे देखते हैं कंप्लीट एरिया के लिए इसको हम लोगों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन d phi e इज इक्वल टू, और इधर देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम बाहर ले लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक, तो इसको हमने बाहर ले लिया। फिर अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन DA। अब हम लोगों को इसको इंटीग्रेट करना है, और देखिए सिंस जो phi DA होता है, अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्लोज इंटरवल में होता है। ठीक, क्लोज्ड होता है ये, और जो हम जानते हैं स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर है, तो इसकी जगह पे हम लोग 4 पाई r स्क्वायर लिखेंगे। और हम जानते हैं जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास phi e बनेगा, और इसकी वैल्यू होती है Q/ε0। इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में है। तो इसको जब ओपन करेंगे तो ये आएगा, इंटीग्रेट करने पे यहाँ से phi e बचेगा, और यहाँ से, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 4 पाई r स्क्वायर होती है।
तो और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह पे क्या होता है Q इंटू एप्सिलॉन नॉट E और इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम E की वैल्यू निकालेंगे Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E। ये इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की। अब इन टर्म्स ऑफ हम सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़े हैं ना, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में भी इसको निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो क्या पढ़े हैं हम लोग, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए पढ़े हैं ना। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपने पिछली क्लासेस देखी हैं तो आप लोगों को आगे क्लासेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि दोनों क्लासेस इंटर रिलेट होती हैं ना। और तो यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो सिग्मा आ जाएगा, और एरिया हमने पढ़ा 4 पाई आर स्क्वायर, हमने पढ़ा इसका एरिया। ठीक, तो जहाँ पर क्यू है उसकी जगह पे ये रख देते हैं, और एरिया की जगह पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख देंगे यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल ली, और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या पढ़ा अभी, Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पढ़ा ना। तो Q की जगह पर रख दो सिग्मा 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर। ठीक, और नीचे क्या बचा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये बचा हमारे पास। इसमें से क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमारे पास बचा सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये इन टर्म्स ऑफ हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गया। तो ये भी फॉर्मूला माइंड में रखिएगा। ठीक, इसको भी फॉर्मूला बुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ इतना इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे कि इनसाइड द, अभी हमने देखा ना आउटसाइड द स्फीयर के लिए क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आर बड़ा हो कैपिटल आर से। अब हम देखेंगे इनसाइड के लिए क्या होती है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, व्हेन P पॉइंट लाइज ऑन द इनसाइड के लिए बाद में देखते, पहले ऑन द सरफेस पे देख लेते हैं। ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, अब ये जो P पॉइंट हमने बाहर लिया था, अब ये स्फीयर के सरफेस पे हो गया। मतलब देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा, हमारे पास ये था प्लस Q चार्ज था, और ये बाहर बाहर चार्जेस स्प्रेड थे। ठीक, अब ये जो P पॉइंट है हमारे पास यहीं पर है, मतलब स्मॉल r और कैपिटल R इक्वल हो गया। तो मतलब स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R हो गया। तो ये जो फॉर्मूला है स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R रख देंगे, तो यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा जब P पॉइंट सरफेस पे होगा। तो हमने पढ़ा था कि E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर है, ये हमने आउटसाइड के लिए पढ़ा था। और इसमें R इज इक्वल टू R है, तो ये इसमें ऑन द सरफेस के लिए क्या हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये हो जाएगा ऑन द सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब जो लास्ट है हमारा थर्ड है, जब P पॉइंट स्फीयर के अंदर हो जाए तब क्या होता है, इसका देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो थर्ड लिखेंगे, व्हेन P पॉइंट लाइज इनसाइड द स्फीयर, जिसमें R कैपिटल R बड़ा होगा। इसमें देखिए हमने स्फीयर लिया था, ये थोड़ा बड़ा बना लेते क्योंकि इसके अंदर P पॉइंट लाई करेगा, और यहाँ पर चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड था। ठीक, और इसमें मिड पॉइंट पे ओरिजिन था, प्लस Q चार्ज था, इसकी यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस R थी। अब जो P पॉइंट है वो स्फीयर के अंदर है, मान लेते कोई P पॉइंट ये है स्फीयर के अंदर है, तो इसके अलोंग हम गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करेंगे। ये क्या है, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस है। ठीक, इसको अकॉर्डिंग हम गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से जो यहाँ तक की डिस्टेंस होगी ये स्मॉल r होगी। O से P तक की डिस्टेंस कितनी होगी, स्मॉल r होगी। तो इसमें लिख लीजिए OP इज इक्वल टू स्मॉल r। क्लियर दिख रहा है आप लोगों को। ठीक, तो अब देखिए, अब ये जो चार्ज है ये तो स्फीयर के बाहर है, स्फीयर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। जब स्फीयर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है तो हमारे पास Q क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे सिंस देयर इज
नो चार्ज इनसाइड द स्फेयर, स्फेयर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तो Q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है Q 4πε0r² होता है आउटसाइड के लिए। तो जब Q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो 0/4πε0r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड के लिए कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसको ध्यान में रखिएगा, अगर MCQs होता है तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि स्फेयर के अंदर जो होता है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो कितनी होती है? तो वो 0 होती है। तो ये भी आप लोगों का क्लियर हो गया। बाकी तो मैंने आप लोगों को हर तरीके से बता दी है कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जब मैं आप लोगों को ये यूनिट कवर कराने के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ कराऊंगी ना, तब उसमें देखिएगा कि जितने मैंने आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं ना, सेम टू सेम वैसे ही आप लोगों के एग्ज़ाम में भी आने वाले हैं। तो आप प्लीज़ उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और मेरी हर वीडियो मंडे टू फ्राइडे आती है। सैटरडे संडे में आप लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। और एक चीज़ और बता देती हूँ, आप नोट्स साथ साथ में बनाते हुए चलिए, बाद में आप लोगों को देखिएगा बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है। वीडियो सच में अच्छा लगा है, दिल से अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, ठीक। और कमेंट भी ज़रूर किया करिए, मैं आप लोगों को सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, ठीक। और जिस ऑर्डर में आप लोगों को फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगी उसी ऑर्डर में आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि मैं आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले करवाती हूँ, जो बीच वाली चीज़ें होती हैं उसको फिर करवाती हूँ, फिर जो लेस इंपॉर्टेंट होता है उसको करवाती हूँ। तो मैं आप लोगों को पहले वही चीज़ करा देती हूँ जो कि आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है और एकदम बेसिक से पढ़ा रही हूँ। तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गुड बाय एंड स्टे सेफ।